अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कैसे हैं आप सबको? एक और सब में उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कभी कभी ये शो जो है वो मुझे एक लाश के साथ करना पड़ता है और कभी कभी जो है वो एक ऐसे इंसान के साथ करना पड़ता है जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपको साइको बना रही होती है, और वो उस इंसान का नाम है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और मैं मुलाकात कराता हूँ आपकी उससे जो ये समझती है कि सिर्फ उसके साथ अच्छा किया जाए लेकिन वो किसी के साथ अच्छा ना करे, हलीमा जुल्फ़िकार। इस बात गाड़ी क्यों तुमने खड़ी की है मेरी जगह पे? आज जब मैं आई ऑफिस में तो जो पार्किंग स्पॉट्स थे वो ज़्यादातर फिल्ड थे और एक ही जगह खाली थी। उसमें भी चाचा ने मुझे कहा कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर दें मैडम, थोड़ी देर में यहाँ से हटवा देंगे और किसी बेहतर जगह लगवा देंगे, तो जी जाके पूछ लेना। और मैंने वहाँ लगा दिया और हुमायूं जो है जब ऊपर आए तो हुमायूं वाज लाइक कि वो मेरी जगह थी, तो मैंने उस पर भी कहा है कि हुमायूं मैं जाके अपनी गाड़ी हटा देती हूँ वहाँ से, हालांकि मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं, लेकिन मेरे अंदर इतनी आज बर्दाश्त नहीं थी कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ या किसी भी झगड़े में जा सकूँ, तो फिर भी मैंने कहा कि मैं हटा देती हूँ। लेकिन हुमायूं जो है वो बख्श नहीं रहा उसके बाद से। खैरियत है, आप सही हो यार? मैंने आज का जो है ना आपका, मुझे लग रहा है मैंने आज का मौजू रख लिया। आज का मौजू मैंने ये रख लिया है कि मुझे बताओ कि कितना ज़रूरी होता है कि अच्छे इंसानों को अपनी ज़िंदगी में रखें। मैं पहले बताता सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, व्हाट आई यूज्ड टू थिंक ऑन अ सीरियस नोट, मैं हमेशा ही सोचता था कि यार जितने ज़्यादा दोस्त हो, जितने ज़्यादा लोग हो, ज़्यादा मज़ा आता है यार। पर मैं गलत था, बिल्कुल गलत था। आपके पास थोड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दैट्स मोर देन इनफ। नाउ आई वाज सच अ सोशल बटरफ्लाई कि हलीमा मेरे साथ गई हुई है बहुत जगहों पे। हलीमा मुझे मतलब हलीमा भी कभी कोई तंग आ जाती है, यार तुम कितने लोगों से मिलते हो, ये व्हाट इज दिस यार, ये क्या बिहेवियर, तुम्हारे साथ रुकते ही नहीं हो, तुम किसी और के साथ खड़े हो जाते हो। फिर देन आई रियलाइज्ड दैट एवरीबडी वाज राइट, एवरीबडी कैन नॉट बी योर फ्रेंड। हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो अपनी हर राज की बात, अपनी चीजें जो है आप किसी को ना बताएं, पर आप लोगों के साथ बड़ा सोच समझ के चलें। अच्छा, जरूरी नहीं होता हुमायूं कि हम राज की बात बताएं। हम लोग बहुत सारे टाइम्स पे किसी के साथ बहुत अच्छे भी हो रहे होते हैं, बहुत लेकिन मैं ओपन बुक था ना, आई वाज एवरीबॉडीज फ्रेंड, और वो कहते हैं जो हु इज एवरीबॉडीज फ्रेंड हु इज नोबडीज फ्रेंड, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज नोबडीज फ्रेंड। सो मैंने ये सोच लिया है कि अब मैंने जो है, अब मेरे पास यकीन माने मैं आपको गिन के बता सकता हूँ। वैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया कुछ लोगों ने, बट एनीवे कुछ लोगों को मैं गिन के बता सकता हूँ। क्योंकि आप हर किसी के दोस्त हैं ना, इसलिए मैंने आपको छोड़ मैं कुछ यहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी की है। नहीं, हाँ मजाक आप मुझे मजाक में जलील करके निकल गए हो यार। वापस आओ यार, ये वापस हो सकता है। बोला है कि जो हर किसी का दोस्त होता है वो किसी का भी करो, ये लफ्ज़ एक्सपंज कर दिया, वापस ले लिया पास। ठीक हो गया, अब ये ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, अब मेरे कुछ गिने चुने दोस्त हैं और मैं इतना खुश हूं। अब मेरे वो दोस्त मुझे कहते हैं कि यार आओ इधर चलते हैं, एक सोशल गैदरिंग है, और मैं इनकार जब करता हूं तो वो यूं होते हैं, हैरान परेशान होते हैं। मैंने कहा यार मुझे नहीं मिलने का दिल। अच्छा, मुझे एक दोस्त ने शादी बुलाया, इंस्टाग्राम पे से मुझे भेजा, मेरा दोस्त मुझे कह रहा है चल चल। मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना, तो मुझे कहता है यार तू बहुत तब्दील हो गया है। मैंने कहा बस जिंदगी ने मुझे इतना सिखा दिया। ये जो है ना, ये जब शुरू में हुमायूं की मेरे से मुलाकात हुई थी तो मैं भी अक्सर इस तरह की चीजें करती थी कि हुमायूं मैंने वहाँ नहीं जाना, मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानती, चलो तुम्हें जानती हूँ, यू आर माई फ्रेंड, लेकिन और लोगों को मैं नहीं जानती। तो हुमायूं वाज वेरी मच इनटू शॉक कि यार तुम क्यों नहीं जा रही हो, जाओगी तो जान जाओगी। लेकिन मैंने कहा हाँ हो सकता है जाऊँ तो जान भी जाऊँ, लेकिन फिर मुझे होता था कि यार मतलब हर जगह आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करें, वहाँ टाइम इन्वेस्ट करें जहाँ आपने आगे तक चलना, लॉन्ग टर्म चलना। एक तो ये भी चीज, और दूसरा ये भी कि आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको खुशी मिले। जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गैदरिंग्स में जाके बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन जरूरी नहीं आपको हर किस्म की गैदरिंग। अच्छा, मैंने कल ये सोचा भी, मैंने कहा जो मैं कर रहा हूँ ठीक हूँ। मैं अक्सर अपनी साइकोलॉजी के बारे में सोच रहा होता हूँ, मैं अपनी साइंस के बारे में सोच रहा होता हूँ, जो मेरी मेंटल साइंस है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये भी तो नहीं करना चाहिए ना कि अपने सारे जो एग्स, यू शुड नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। दैट मींस यू आर इन्वेस्टिंग ऑल द टाइम इन जस्ट 2-3 पर्सन्स। खुदा ना खास्ता अगर वो आपको कुछ बुरा आपके साथ करते हैं तो यू विल बी डेवास्टेटेड, और फिर ऑल टुगेदर आपको नई फ्रेंडशिप्स दोबारा शुरू करनी पड़ती हैं। मेरे लिए दोस्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। अगर दोस्तियाँ अच्छी हों या बुरी हों, वो पूरी आपकी ज़ात, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। डू यू एग्री? इसके बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है इंग्लिश में, इंग्लिश का जो मुहावरा है, क्या पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो उसी से पता लगता है कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहम है कि आपके जो दोस्त होते हैं, आपका जो हल्का अहबाब होता है, उनसे आप पहचान
जाने जाते हो कि आप असल में इंसान कैसे हो। तो मुझे लगता है कि वाकई ही ये आपकी बात सही है कि बहुत कम दोस्त भी नहीं होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं अच्छा, होने तुम्हारे चाहिए। दोस्तों में अगर देखा जाए कम ही हाँ। दोस्त है तुम्हारी, एक आध कायनात शायद दोस्त है तुम्हारी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं कि शी इज़ माई ओनली ओनली फ्रेंड इन फ्रेंड। अच्छा द चलो, प्लैनेट तब मैं अर्थ। मुझे ये बताओ कि तुम दोस्तों में 2-3 चीजें कॉमनैलिटी क्या है, तुम अगर दोस्तों में सोचो तो तुम उस चीज से अट्रैक्ट होती हो। या मुझे लगता है हम लोग बहुत होमली लोग हैं, मतलब हम अच्छा। उस तरह के लोग हैं कि नो प्रिटेंशियस, घर की बातें भी कर रहे हैं। प्रिटेंड नहीं करना, कुछ वो नहीं करना, कुछ एफर्ट नहीं करनी। अगर मैं उसके घर गई शी भी नोस तुम्हारे घर के बुरे हालात भी और अच्छे हालात भी। एवरीथिंग अच्छा, same, हाँ, एवरीथिंग ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं उसके घर गई हुई हूँ तो मेरा मकसद जो है वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, खाना पीना ये सब कुछ नहीं है। एट टाइम्स में हम लोग कभी कभी मिलते हैं, हम पिक्चर भी नहीं लेते हैं क्योंकि हम कभी कभी ऐसे होता है हम साथ बैठे होते हैं, हम बात भी नहीं कर रहे होते, लेकिन I like हाँ the time. कभी अब तो हम ऐसे मिलते हैं, जब मैं और कायनात मिलते हैं कि मैं उसकी बेटी को देख रही होती हूँ, वो मेरी बेटी को देख रही होती है, तो हम दोनों साथ में होते हैं और हम जो है वो इस तरह से एक्सचेंज चीज़ें कर रहे होते हैं। She's married also. हाँ, और बहुत सारी चीज़ों में एक ही स्टेज से गुजरते हुए जब आपके दोस्त आपके साथ होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को बड़ी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आपके बहन भाई जो होते हैं ना, मुझे लगता है जैसे मेरी बड़ी बहन है वो स्टेज से गुजर चुकी है जब उसके बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत टाइनी थे और नई नई शादी हुई थी, उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो अब कहती है कि यार ये टाइम गुजर जाता है। और जो मेरे छोटे शायद सिबलिंग्स हैं वो उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते क्योंकि वो उससे गुजरे ही नहीं है। तो आपके जो दोस्त होते हैं वो मोर और लेस उन्हीं हालात में चल रहे होते हैं जिसमें आप होते हो, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा तो कॉमनैलिटी आई हैव विद माय फ्रेंड्स कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम दोस्तों के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या कॉमनैलिटीज़ होती हैं आपकी उनके साथ जिसकी वजह से आपकी उनके साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है, इतनी ज़्यादा दोस्ती होती है और बहुत सारे सालों तक वो रहती है। हुमायूं, क्या कॉमनैलिटी? अच्छा, मेरी जो कॉमनैलिटी है जो मेरे दोस्तों के साथ है वो यूजुअली आई सी इज बड़ी बुरी सी है यार कॉमनैलिटी। मैंने देखा है जो अगर पुराने दोस्तों को देखूं तो मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट करती थी कि अगर मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा तो मैं इजी हूँ, ये कॉमनैलिटी है। मतलब बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं है। नहीं, इफ आई एम गिविंग टू मच इन द रिलेशनशिप अच्छा एंड दे आर गिविंग वेरी लेस, मेरे लिए ठीक था, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, मैं देने, और ये मुझे अनइंटेंशनली पता चल रहा था कि मैं तो एग्जॉस्ट हो रहा हूँ और मैं तो सब कुछ दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे हो ना, और मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा हो रही हैं। और फिर मुझे ये पता चला कि एट द एंड लोग आपको धोखा देते हैं, नो मैटर जो भी हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो यू शुड नॉट रिलाई ऑन समबडी। आई थिंक धोखे के अलावा अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में आते हैं, जैसे आपके पर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें भी आते हैं, तो उसी तरह दोस्तियां बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन, आप किसी पे भी रिलाई नहीं कर सकते, नॉट इवन इन योर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते आप। जो भी हो, आपको ये ज़रूर होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आपने ही अपने आप को संभालना है, या आपने ही अपने आप को जो है वो कंपोज रखना है, या अपनी बेहतरी के लिए सोचना है। कोई भी इस तरह से नहीं सोचेगा आपके लिए। खैर जी, हम आज इसी हवाले से बात करेंगे, थोड़ी सी इमोशंस के हवाले से, फीलिंग्स के हवाले से। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाते कि हमारी फीलिंग्स जो हैं वो इतनी डिस्ट्रप्टिव क्यों हो रही हैं, या बहुत सारे टाइम से आप अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं जिसके बाद आपको समझ में नहीं आता आपने किस तरह से रिएक्ट करना है। बहुत सारे लोग अब आके लोगों के अंदर इतना शऊर आ गया है कि वो कहते हैं जी आप किसी की हेल्प ले लें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। कुछ सालों पहले तक ये शऊर जो है वो मौजूद नहीं था, लेकिन स्टिल ये सिर्फ ड्राइंग रूम सिटीज़ की हद तक मौजूद है। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रॉमास के हवाले से। बहुत सारे लोगों को कुछ ट्रॉमास हो जाते हैं, कोई आपका बहुत करीबी इंसान जो है वो दुनिया से चला जाता है, उसकी ट्रॉमा से आप बाहर नहीं निकल पाते। ज़िंदगी में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इन चीज़ों के हवाले से हमें कैसे काम करना चाहिए, या हमारे इर्द गिर्द अगर कोई इंसान ऐसा मौजूद है जिसको ये मसले हो रहे हैं तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ये मेरा एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि मदद उसी की करें जो आपकी मदद चाहता हो। बहुत सारे हम लोग जैसे अच्छे लोग जो है ना, जैसे हुमायूं है, वो बहुत सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अगला बंदा चाहते ही नहीं कि आप उसकी मदद करो तो आप नहीं कर सकते। हमारे साथ जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, CEO हैं सनशाइन हीलिंग की, और काम कर रही हैं काफ़ी अरसे से साइकोलॉजी के हवाले से। उनसे हम बात करेंगे, सारी चीज़ें पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़ुबिया मियाँ।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जुबिया? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? Please have a seat. अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह ठीक का ठाक। बड़ा सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे हमारे शो पर आने के लिए। वी वेरी ग्लैड दैट यू हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank अच्छा, you आप for इसलिए coming. क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ गई है, साइकोलॉजी की तरफ गई और हीलिंग की तरफ गई क्योंकि आपको लगता था कि आपका चेहरा देखकर लगता है कि बहुत खुश इंसान है, जिंदगी में कोई गम नहीं है, सब ठीक चल रहा है, आज तक हमको छू कर नहीं गुजरी आप। और क्या ये सब कुछ सच है? थैंक यू सो माशाल्लाह। मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट अगेन कि वो फील्ड इस तरह की है और हम लोगों को सुबह सुबह फ्रेश होना होता है। और अगेन हमारे पास जब क्लाइंटेज इस तरह की आती है जो अपने इश्यूज़ के साथ आती है, अपने प्रॉब्लम्स के साथ आती है, और अगर हम फ्रेशली उनको डिटेल नहीं करेंगे तो हाउ कम दे आर गोइंग टू हील देम। बिल्कुल तो ठीक है, for that it's अच्छा, हम लोग necessary. बात आपने छुपा ली है, जो आपने बताया नहीं है कि आपको गम छू कर गुजरा है नहीं गुजरा, क्या जिंदगी में स्ट्रगल्स आई है नहीं आई या नहीं, सब अच्छा चल रहा था? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल कि गम ना गुजरे? नहीं, ऐसा देखिए मुझे लाइफ लगता है जो मुश्किल है आपका जो है। आपकी जो लाइफ है Kylie उसमें Jenner. अप्स एंड डाउन्स हैं। इट्स काइली लाइक जेनर। आपको क्या पता, हो सकता है उसके Kylie बेचारी Jenner के के इतने पास ट्रॉमास हों कि आप तस्वीर ही ना कर सके। अच्छा, हम लोग उसके दोस्तों होते के कहाँ हवाले ट्रांसप्लांट कराना है? ये भी किसको हो बड़ा सकता है करना कि कुछ लोगों को ये भी मसले होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें बदसूरत है, हमें ज़रूरत है ट्रांसप्लांट की चीज़ों की, मतलब मैनेजेबिलिटी और surgeries की। कोपिंग स्किल्स हाँ। बेसिकली होती है ना अच्छा, कि अब हम लोग पहले तो दोस्तों के हवाले से बात कर रहे थे कि जी दोस्त जो है वो कितने अहम होते हैं आपके लिए और कितने अहम होने चाहिए। साइकोलॉजी इसके हवाले से क्या कहती है? देखिए फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस। जब हम इंसानों की बात करते हैं तो इंसान को उसकी एक इंस्टिंक्ट है सोशलाइजिंग की, तो सोशलाइजिंग नेसेसिटी है उसकी। अदर देन दैट ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ लिविंग, वो आइसोलेशन में चला जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इश्यूज़ वो उसके साथ आना शुरू हो जाएंगे। तो सोशलाइज करना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि चॉइस क्या है आपकी, आपके कॉमन फ्रेंड्स में है कौन, आप गैदरिंग कैसे करते हैं। लाइक अभी आप लोग एट स्टार्ट यू वर डिस्कसिंग वेरी गुड कि फ्रेंड्स हैं, जैसे आप अभी बता रहे थे कि मैं आई वाज अ बटरफ्लाई टाइप ऑफ पर्सन, जो कि मैं सोशलाइज बहुत करता हूँ, बट नाउ मैंने अभी लिमिट कर लिया खुद को। तो विद टाइम मेच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंसेस आते हैं, आप लिमिट कर देते हैं, बट आप आइसोलेट नहीं कर सकते खुद को। तो इम्पोर्टेंस वो तो है करना friends भी की। नहीं चाहिए ना, उससे Exactly. तो आपको और हार्म होगा आपकी बिल्कुल जिंदगी पर में। देखिए, अगर मैं आपने बड़ी अच्छी बात की है, आज आपसे बड़ी बातें हमने करनी है इस तरह की, लेकिन अगर आप देखा जाए, अब आप पॉडकास्ट सुने, आप कुछ रील्स भी सुने और आप कुछ बड़े ऐसे बुजुर्गों को सुने तो कहते हैं कि अकेले रहने की अगर आदत पड़ जाए तो ये चस्का बड़ा खूबसूरत है, और कहते हैं अकेले रहना बेहतर है ना कि बुरे लोगों के साथ रहने में। तो अकेले रहने को, तन्हाई को बड़ा पसंद भी किया गया, यहाँ तक कि हमारे दीन में तन्हाई को बहुत पसंद किया गया है। हमें इबादत, तन्हाई की इबादत को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो क्या तन्हाई बुरी है? ये वापस आके पूछूंगा, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर, और यकीन मानिए अगर अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द हों, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे बड़े झगड़े भी होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और जब लड़ाइयाँ होती हैं तो मुझे लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ सक्सेसफुल। ये मेरा एक साइन है रिलेशनशिप को जज करने का। मेरी टीम से बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारी, हलीमा से मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती है, और ऐसी होती है कि यहाँ तक जाती हैं और फिर फौरन हम उसी दिन ठीक हो अच्छा, जाते हैं। उसकी रीज़न जो है ना, मुझे लगता है वो ये है कि आप लड़ते भी उन्हीं लोगों से जिनके अंदर आप चाहते हैं कि उनके साथ आपके रिलेशनशिप थोड़ा बेहतर हो जाए, वरना जिन लोगों के साथ आप कहते हैं ना कि भाड़ में जाओ, उनके साथ आपकी आप लड़ाइयाँ लड़ते भी नहीं हो। सो मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह सच अ ब्यूटीफुल टीम, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे अ बिट। तो मेरे सारी टीम ठीक है, आप अच्छा हम कर लेंगे, आप ज़्यादा सोचे नहीं, और वही दूसरे गुस्सा कर रहे थे, आपने ये कहा है। तो आई लव यू गाइस, एंड हलीमा मेक्स श्योर कि वो ऐसी बातें करेगी कि मैं ना फील करूं बीमार हूं। सो यू शुड हैव सच पीपल। बट कमिंग बैक टू दैट, कहते हैं तन्हा रहना ज़्यादा बेहतर है। तन्हाई जो है उसका एक अपना एक्सपीरियंस है, और तन्हाई को हमेशा बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया, चाहे वो दीन हो चाहे साइकोलॉजी हो। व्हाट डू यू से? टोटली आई एग्री विद दैट व्हाट यू सेड कि आपके पास अपने लिए भी टाइम होना चाहिए। मैं ओबियसली रिलेट करूँगी साइकोलॉजी के साथ इसको ज़्यादा। तो देखिए, अपने लिए टाइम ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ आप मियाना रवि से इस्तेमाल करते हैं। आप अगर सोशलाइज भी कर रहे हैं तो जैसे ये है कि आपने उन लोगों के साथ कनेक्शंस रखने हैं जिनके साथ बैठ के यू फील गुड।
आप प्रोडक्टिव को बात करोगे, आप पॉजिटिव लेकर आओगे, या आप उन लोगों के साथ बैठोगे जहाँ पे यू थिंक कि यहाँ पे मैं अपना सारा कुछ निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, जो भी नेगेटिव मेरे अंदर चल रहा है, एंड आप वापस आओगे तो यू जस्ट कम फ्रेश। आप कभी भी वहाँ नहीं बैठोगे हम जहाँ पे आपको पॉज कराते रहेंगे ताकि हमें हमारी सारी जो गुत्थियां हैं ये सुलझती अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर आप रहती मुझे है। बताएं, आपने कहा आप उनके साथ करो, शेयर करोगे, ठीक है, लेकिन शेयर करने से पहले एक अब आप जो बात करेंगे आपको कहने की जरूरत नहीं कि आप साइकोलॉजिकल कह रही हैं, आपने पढ़ ली है तो अब आपकी बातें होंगी वो, क्योंकि अब आपके आपके अनकॉन्शियस माइंड में Exactly. वो बस गया, तो अब आप जो बात करेंगी वो अकॉर्डिंग टू साइंस होगा, वील एग्री विद दैट। अब आप मुझे ये बताइए, अब जितने मेरे नाजरीन सुन रहे हैं, क्या हमें कितना सोचना है कि मैं हारून को ये बात बताऊं कि ना बताऊं? मैं किसी साइकोलॉजिकल चीज से जज कर सकता हूं कि एम आई टेलिंग टू द राइट पर्सन अपना राज? देखिए, एक आम बंदे के लिए, एक लेमैन पर्सन के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो ये चीज़ बता सके कि मुझे आइदर इस बंदे के साथ ये बात करनी है या नहीं। फॉर दैट यू हैव दैट अवेयरनेस, और आपके पास एजुकेशन होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास एजुकेशन होगी, अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे होंगे, तो देन डेफिनेटली यू हैव दैट थिंग कि मुझे इसके बाद साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है और इसके साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है। आप देखिए, अगर जनरली आप अगर जा रहे हैं अपने किसी फ्रेंड के पास, ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे आप नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, अगर वहाँ पे अपने ऑफिशियल चीज़ें वहाँ पे बैठ के डिस्कस करना शुरू कर देंगे, तो इज़ इट अप्रोप्रिएट? इट्स नॉट, ठीक है। लेकिन जब आप ऑफिशियल कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पे किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, आप जनरल डिस्कशन शुरू कर देंगे, तो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। तो ये चीज़ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली आप यू आर अवेयर्ड ऑफ, लेकिन मैं कहती हूँ कि देखें, आपको अंदर से निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अपने अंदर डंप इन करते रहेंगे तो व्हाट हैपन्स देन? अल्टीमेटली द टाइम विल कम कि वो ओवरफ्लो हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास इस चीज़ की आपने तो पढ़ा हुआ है, आप उसको बेहतर तरीके से बता सकती हैं। हमें ना एक दो दफ़ा जब झटके लगते हैं तभी हमें पता लगता है हमने किसके साथ ये बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। एट टाइम्स हम लोग अपना समझ के बहुत सारे लोगों को बात कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो आपके अपने नहीं होते, वो उस शूज़ में होते ही नहीं है, वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि आप जो अपने ताल्लुकात वाले लोग होते हैं, अपने घर वाले लोग होते हैं, उनके साथ अगर आप अपनी ऑफिस की बात करना शुरू कर दें तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो उन लड़ाइयों को, यहाँ पे जो मेंटल प्रेशर्स होते हैं उनको नहीं समझ सकते, क्योंकि वो उसमें से कभी गुजरे नहीं होते। ज़्यादातर जो ख़वातीन घर पर होती हैं वो उसमें से नहीं गुजरी होती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत टाइम्स ऐसा होता है, जिस तरह हुमायूं ने भी कहा, हम गलत लोगों में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते रहते हैं और फिर एक टाइम आता है कि आप इतने ज़्यादा सफ़र कर चुके होते हो उस रिलेशनशिप के अंदर कि आप कहते हो कि अब मैं ये रिलेशनशिप नहीं, मैं इसका बोझ नहीं उठाऊंगी, मैं नहीं इसको लेके आगे चल सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती, और फिर वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। उससे पहले क्या हमें करना चाहिए कि वो रिलेशनशिप भी ख़त्म ना हो और हमें सफ़र भी ना करना पड़े? इसके लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उससे पहले कर सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि समटाइम्स हमें औरों के बारे में बहुत पता होता है, लेकिन हमें अपने बारे में नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि मेरे इमोशंस क्या हैं, मैं उनको कहाँ कैसे एक्सप्रेस कर रही हूँ, या एम आई यूजिंग द राइट वे टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। आपको नहीं नॉलेज। अगर आपको ये नॉलेज है, फिर आप अवेयर्ड होते हैं, फिर आपको पता होता है कि आप किधर कैसे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने बात की कि हमें बाद में जाके पता चल रहा है कि मैंने तो यहाँ पे टाइम भी गलत इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पे इमोशंस भी गलत इन्वेस्ट कर दिए, अल्टीमेटली इट कम्स टू एन एंड। तो वो उसने एंड ही होना है। उसका बेस्ट सूटेबल वे ही यही है कि आप उसमें से जितना जल्दी निकल जाएं, तो इट्स बेटर फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फॉर योर फिजियोलॉजिकल हेल्थ एज वेल। हाँ, अवेयर ये कि जब तक आप अपने बारे में अवेयरनेस नहीं रखेंगे, अपने इमोशंस, लाइक नॉर्मल बेसिकली अगर हम इमोशंस की बात करते हैं तो कॉमनली 4 बेसिक इमोशंस होते हैं। ठीक है, हमारे बेसिकली हंसना, रोना, सैडनेस, हैप्पीनेस, फियरनेस। हमें इन्हीं की अवेयरनेस नहीं है। अगर हम देखें तो हमें यही नहीं पता कि राइट वे। अब एंगर इट्स अ नॉर्मल इमोशन। काफ़ी लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, मेरा बहुत एग्रेशन लेवल है, और उनको ये लगता है कि शायद मेरा ये नेगेटिव इमोशन है, मैं ये गलत करता हूँ। और हालांकि देखा जाए तो एंगर इज़ इन एवरी पर्सन, सबके अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। हम सब एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम नहीं एक्सप्रेस करेंगे तो हम गलत करेंगे। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से उसको निकालने का जो तरीका है वो गलत हो सकता है। एंगर गलत नहीं है। I will contradict to this. हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो हलीमा ने सवाल पूछा था, वो सवाल में एक बड़ा अच्छा सवाल था। वापस है, कौन सा सवाल था? एक और सुनते, हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। Welcome मेरे को बड़े back. मजे की बात बता रहा था कि मैं जब भी हमारी मेरी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बड़ा एजुकेशन सेक्टर है, एकेडमिक बड़ा उसमें कॉन्क्रीट पोजीशन है मेरी, तो मैं और बड़े बड़े उम्र बड़े के बड़े लोग उम्र जो के हैं लोग वो बैठे आपके होते हैं साथ और बैठे हुए होते बड़े हैं। मंझे हुए लोग बैठे होते हैं। मैं मीटिंग में जब बात जिक्र कर रहा था तो मैं उनसे हंसी मजाक पहले कर रहा, और फिर उन्होंने मुझे बड़े हंस रहे, वो कह रहे बच्चा बड़ा फिट है, कहते बच्चा बड़ा मजे का है, और ये मैडम कहता बड़ा अच्छा आपको एंटरटेन रखता। जैसे ही स्टार्ट हुई मीटिंग और मैंने फिर क्वेश्चंस रखे, मैंने क्लॉजेस बताए, मैंने कहा नहीं ये लॉ इस तरह नहीं, ये लॉ इस तरह है, इसको चेंज किया जाए ये बच्चों के लिए, तो वो ना मुझे जवाब ही ना हैरान दें। परेशान तो रह मैं गए होंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। पांच इश्यूज खड़े कर चुका और जवाब ना आए, तो मैंने ना पेंसिल मेरे हाथ में थी, तो मैंने ऐसे नॉक किया, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, व्हाट हैपेंड, नोबडी इज रिस्पोंडिंग। कहते वे जस्ट शॉक्ड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हाउ डू यू नो ऑल ऑफ दीस थिंग्स। मैंने कहा जी मुझे इतना नहीं है, दिमाग है मेरे पास। नहीं, ये तो किसी और को कहना चाहिए था कि आप फिक्र ना करें, इसके पास है ये। मेरी इस्तेमाल बॉस कभी-कभी ने कहा, करता है, मेरी बॉस ने कहा, इस्तेमाल कहती है जो कि आप फिक्र ना करें, आप इसे पहले ना लीजिएगा, इसके पास दिमाग है और इस्तेमाल करता है। कमिंग बैक टू यू, हलीमा ने कहा था कि हम कभी कभी रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमें Too पता है much गलत नहीं है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, हमें लड़कियों को पता होता है इस लड़के का ये ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि मोहब्बत हो चुकी होती है, शुरू में उसने सबसबाग दिखा दिए होते हैं, अब वो असलियत पे आ चुका होता है, बड़ा उसने ड्रामा कर लिया, बड़ा फेक कर लिया, अब पता चल गया, लेकिन वो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि खवातीन में लॉयल्टी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू मेन। आपको जब पता है तो आपने रेड फ्लैग्स कौन से देखने खत्म करना है, ये साइंस क्या है? कभी कभी मजबूरी होती है, सास होती है, आप नहीं कर सकते, क्या आपने डिस्टेंस रखना है, खामोशी रखनी है, कुछ रिश्तों को तोड़ देना है, ये जरा मैकेनिज्म बताइएगा मुझे। देखिए, ये तो भी जैसे आप रेड फ्लैग्स की बात करें ना, तो आप इतना आगे चले गए अपने रिलेशनशिप के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रेड फ्लैग्स नज़र ना आए। देखिए, वी आर ह्यूमंस, हमारे पास माइंड है, हमारे पास ब्रेन है, हम अकल है, और अकल का तकाजा यही है कि आप समझ सकते हो चीज़ों को, जहाँ पे कुछ गलत हो रहा होता है आइडेंटिफिकेशन हो जाती है आपके माइंड और बॉडी के अंदर। लेकिन ज़ुबिया, मेरी जो बहनें देख रही हैं, सब जिक्र कर रहा हूँ, जो बहनें देख रही हैं वो, अब मुझे पता है अपनी माँ कहेगी तुम बहुत छोटी छोटी बातों को ले रही हो, अब तुम्हारे अब्बू पता क्या करते थे, उठा के मुझे बाहर फेंक देते थे, मैंने कुछ मतलब जैसे मजाक में कह रहा हूँ, तुम्हारे अब्बू ने तो ये कर दिया, अब्बू ने कर दिया, तो अब्बू ने गलत किया, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और अब्बू ने अगर गलत आप किया। बताते हैं ना, मतलब मैं अम्मी का नहीं, मेरी अम्मी तो ऐसी नहीं है वैसे, लेकिन आप किसी को बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, तो वो आगे से अपने से एक और बड़ा इंसिडेंट बताते हैं कि तुम्हारे तो और साथ ये हुआ, हलीमा, उसके हर नमक में मदर कुछ इज था। लाइक दिस, इवन माय मदर इज लाइक दिस, Exactly. हर देसी मॉम इसी तरह वो कहती है मैं तुम्हारे कुछ बाप से-" मसला ही नहीं है। तो मुझे पता है क्या करना है उधर। देखिए, नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है ना, हमारे भी पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना इज द की। सक्सेस क्या है, आप जितना इन्वेस्ट करोगे और एंड ऑफ द डे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। बट नाउ अ डेज अच्छा नहीं होता, वो फिर एंड में एक दूसरे की शक्लों से भी जाते हैं, देख ही नहीं रहे होते एक दूसरे की तरफ। अगेन वो कि हमें बता दिया ये गया है ना, हम कल्चरली बाउंड हैं बहुत सी चीज़ों में, और मेजॉरिटी ऑफ आवर सोसाइटी, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल यही है कि मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी के अंदर यही चीज़ फीड इन की जा रही है, और अल्टीमेटली रिजल्ट भी यही निकलता है। लेकिन द वंस हु आर अवेयर्ड ऑफ, अब मैं वहाँ पे ये बात करूँगी कि ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं पता कि ये चीज़ गलत हो रही है, आपको पता होता है, लेकिन यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन दैट रिलेशनशिप। अब वो डिपेंडेंसी कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंडेंसी है कि शायद आपके बच्चे हैं, वो डिपेंडेंसी है कि शायद आप फाइनेंशियली सपोर्ट ले रहे हैं, वो डिपेंडेंसी है कि शायद आप मॉरल सपोर्ट ले रहे हैं, कुछ भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप उस रिलेशनशिप से पीछे नहीं आना चाह रहे होते। बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है, आप इसको कंटिन्यू रखिए, आप बिल्कुल ठीक कह यहाँ रही पे है। ना मैं चीज़ बताना चाहती हूँ, ये सिर्फ शादीशुदा रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहे, ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपका उनके साथ इक्वेशन कुछ इस किस्म की है कि आप उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। हो सकता है आपके घर में आपकी दादी हो सकता है आप ही की नानी हो, जरूरी नहीं है कि ये हम सिर्फ मर्दों के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ आपकी ख़वातीन की। नंद हो और आपने सिर्फ इसलिए रखा हो ताकि आपका शौहर खुश रहे, आपके शौहर को इशू ना हो, क्योंकि वो आपके साथ अच्छा है। प्लीज इसी में साथ आगाह कीजिएगा, हम ये सारा जो मैकेनिज्म बता रहे हैं, मेरी बहनें या मेरे भाई अगर बॉस भी है, हम बॉस के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकते, हम रिजाइन नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या बिहेवियर है जो बेस्ट बिहेवियर है? मैं अक्सर इंटरव्यूज में कहते हैं कि डिस्टेंस इज द बेस्ट बिहेवियर, खामोशी भी इज द बेस्ट बिहेवियर। आप क्या कहती हैं ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए जो मजबूरी है करना है, क्या करना चाहिए? देखिए, आपको पता है ना कि आप अगर उनके साथ, अब देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड करना ही करना है, तो वहाँ पे इट्स बेटर, डिस्टेंस द फर्स्ट की होती ही होती है कि यू हैव टू डिस्टेंस योरसेल्फ, या फिर लिमिट टॉक करना है। आप सिर्फ वो बात करें जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता है कि मैंने ये बात करनी है और ये आंसर आना है, एंड दैट्स इट। अपनी टॉक लिमिट करेंगे, आप डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, तो इट्स बेटर कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा, और इट्स बेटर कि आप खुद भी
मैं एक Normalize मिसाल दे रहेंगे। दूं और हलीमा इजाजत दे, जी, आप ज़रूर, जानती भी हैं उनको। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, उन्होंने यही किया, डिस्टेंस कर दिया। अब वो जो दूसरी पार्टी है वो अच्छी हो गई, अब उन्होंने, क्योंकि अब उनका टाइम खत्म हो गया, सब कुछ हुआ, अब वो अच्छे हो गए। लेकिन मेरी दोस्त, अब उनके साथ बिहेवियर वही है, डिस्टेंस, काम के काम बाद। मैंने उससे दरियाफ्त किया, मैंने कहा मुझे बताएं, आप लोग सब सुने, मैंने उससे कहा यार आप क्यों अब इस तरह, अब तो वो ठीक हो गए। कहते मैंने रिवर्सल नहीं करना, क्योंकि अब मैं ठीक हुई तो दोबारा अगर वो चला गया तो आई कांट चेंज माई बिहेवियर टाइम एंड अगेन। अब मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ, वो मेरी भी इज्जत करते हैं, मैं इस फासले से बहुत खुश हूँ। क्या जो आपका बिहेवियर है उसे कंसिस्टेंट रखना चाहिए अगर दूसरी पार्टी में तब्दीली आ भी गई है? डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस टू एवरी रिलेशनशिप। देखिए, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, ये दो की फैक्टर्स होते हैं किसी भी काम को करने के, अगर आप उसको सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि वही कंसिस्टेंट बिहेवियर ने ही उनको चेंज किया। तो अगर आप दोबारा रिवर्स हो जाएंगे तो देयर इज़ अ चांस, तो व्हाई यू आर टेकिंग दैट चांस? क्वेश्चन इज देयर ना कि आप चांस ले ही नहीं, आपको इस चीज़ से सक्सेस मिल गई है तो यू शुड बी कंसिस्टेंट। हाँ, ये देखिए, रिस्पेक्ट इज़ द की। अब जैसे अभी आपने एग्जांपल दी तो उसमें ये कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी का एलिमेंट वहाँ पे रहना चाहिए और वो ज़रूरी भी है रहना। लेकिन अगर आपको वही बिहेवियर अडॉप्ट करके आपने देखा है कि दे ऑल आर चेंज नाउ, तो दैट इज़ फाइन। अच्छा, हुमायूं ने एक बात की थी जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी, मैं भी उस बात के हवाले से कभी कभी आपको अपना, मैं भी बहुत अच्छा लगता हूँ। हाँ जी हुमायूं की जो बात थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी कि जब आप अकेले रहना शुरू कर देते हैं तो आप, मुझे लगता है जो हमारे मज़हब में भी इस पे बड़ा एम्फसाइज़ किया गया है वो इसलिए किया गया है कि आप अपना मुहासबा करना शुरू कर देते हैं। आप कैसे इंसान हैं, आपने जो बात की, आपने जो डिसीजन लिया, जो सब कुछ किया, वो क्या सही था, क्या गलत था, आपका ये एक्ट सही होता है या नहीं होता। इस तरह की चीज़ें आप जब अकेले रहना शुरू करते हैं तो आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। मुझे बताएं कि मैं तुमसे पहले वाकई सवाल पूछूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जी। तुम्हारी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तुमने ख़त्म कर दिया, अब झूठ ना बोलना कि तुमने ख़त्म नहीं की। ये मुझे बड़ी अच्छी, मैंने इससे शुरू में चीज़ सीखी। हम जब शुरू में आए ना तो ये और इनके बच्चे से पहले, अब तो इसके पास टाइम नहीं होता होगा, ये लोग वॉक पे जाते थे और ये कहती है हम जब वॉक पे जाते थे तो मैं अपना मुहासबा करती थी कि यार मैंने क्या ठीक किया, और मुझे वो बात इतनी अच्छी लेकिन लगती अब मैं थी। वॉक पे नहीं, अब मैं गाड़ी चलाते हुए वो कर लेती हूँ दैट इज द ओनली टाइम मैं जब अपने अकेली साथ होती होती हूँ। हो, हाँ, अच्छा। मैं, मेरे साथ और कोई नहीं होता तो वो एक वाहिद वक्त होता है। But you should do it, it's very वरना good thing। मैं नहा भी रही होती हूँ तो वो सामने कैरी कॉट में पड़ी हुई होती है, तो अब मैं उस वक्त भी अकेले नहीं होती। तो खैर, कमिंग बैक Moving टू to द टॉपिक, question, हाँ, कि जब आप अकेले होते हो तो आप अपने बारे में सोचते हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अकेले रहना पसंद ही नहीं करते। मुझे लगता है मैं इस नतीजे पे अब पहुंची हूँ कि उनको शायद अपने आप से खौफ आता है कि हमें खुद ही पता लग जाएगा कि हम कितने बुरे इंसान हैं। अपने आप को किस तरह से टटोलना चाहिए, या किसी बंदे को अगर ये अवेयरनेस ही नहीं है कि उसने जाए कि कोई आपको बताए कि आप कितने बुरे इंसान हो, आप थोड़ा अपने बारे में खुद ही सोच लो, ये इंसान कैसे कर सकता है कि वो अपने बारे में सोचना शुरू करे कि क्या मैं जो ये करता हूँ ये सही है, गलत है, या ये मेरा एक्ट सही था या ये गलत था। या समटाइम्स ये भी होता है, थोड़ा सा मेरा सवाल लंबा हो गया, कि अक्सर कोई आपको पिन पॉइंट करता है कि ये तुम में गलत है तो हम फॉरन डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे में तो ये हो ही नहीं सकता। उस वक्त भी क्या वो एक वेकअप कॉल होती है कि आप अपने बारे में सोचो कि हाँ यार, ये जो कह रहे हैं शायद मेरे अंदर ये बुराई हो और मुझे इसको खत्म करने की जब जरूरत आप है। खड़ी हुई हैं आपने अपना हेडर गायब कर दिया, बड़ा मुश्किल उनके लिए भी हुआ। ऐसे हुई है चारों लोग कैमरा ओपन किया, कट हो गया मेरा। मैडम तो ठीक हो गया। नहीं नहीं, देखिए, अभी आप ना मुहासबे की बात करी थी कि मुहासबा मैं अपना करती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैंने पहले बात की सेल्फ अवेयरनेस की, कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता, कि अपने बारे में नहीं पता होता कि हमारे प्रॉस कॉन्स क्या हैं, हमारी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, हमारा सेंसिटिविटी एलिमेंट क्या है। तो जब तक आपको अपने बारे में इल्म नहीं होगा तो हाउ कम यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूवमेंट की एक की यही है कि यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। तो उसके लिए मैं ये चीज़ कहती हूँ कि रात को जब आप बेड पे जाते हैं, बेड पे जाते टाइम आप, यू आर द ओनली वन जो आप बेड के ऊपर जा रहे हैं, Not तो really. जस्ट सोते आप खुद ही हैं, although you're sharing ये room तो with ये somebody, सोचते होंगे ना भाई क्या हो गया। although you're sharing room with somebody, लेकिन ये है कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो शादी you are में the only 40-50 साल हो person। जाए तब अकेले सोने हाँ, जाते हैं। तब आप कहते हैं 30 तेरा कमरा नीचे होगा, मेरा मेरा ऊपर ऊपर होगा। I have my two रहेंगे kids, हम। तो I know better कि वो कैसे उनके साथ अच्छा। जाया जाता है। तो लेकिन ये कि जब आप सोते हैं तो वो सिर्फ आपका माई टाइम होता है, तो वो माई टाइम आप अपने आप को दें। 10 to 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ, जिसमें शाम का टाइम देना ज़रूरी इसलिए भी होता है कि यू नो इट कि आपने पूरे दिन में किया क्या।
ठीक है, जब आप पूरे दिन में आपने किया तो अपने आप को सेल्फ एनालाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो कि जो मेरे टारगेट एरियाज थे या जो मेरे प्लान्स थे, either I have achieved it, either I have not achieved it, मैंने अच्छे किए, गलत किए, मैं कैसे इंप्रूव कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, या मैं और कैसे इनको इनके अंदर ऐड इन कर सकती हूँ, तो यू आर बेटर एबल टू। फिर आप अगेन मैं ये कहती हूँ कि जब आप एनालाइज कर लेते हैं तो ऑप्टिमिज्म के साथ यू जस्ट हैव के आप अपनी स्लीप में जा रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्लीप भी रिलैक्स होती है। इफ़ यू ड्रीम गुड तो आप जब उठेंगे तो तब भी आप मूड भी डॉक्टर आप साहिबा, I have a friend, अगर वो ख्वाब देख रही है, वो उठ जाती है, वो अपना काम करती है, सारा कुछ करती है, she continues the ख्वाब from there. Who I is will take a she? break, break के बाद Who वापस is आ she? जाऊँ, कहीं मत She is a जाएगा, very देखते lucky रहिए one then. awesome. मैं अक्सर वेलकम Welcome बैक back. टू द शो। एक बार फिर से एक और शुभ में आप सबको और खुशामदीद किसी को कहते कुछ हैं। हुआ हो ना आप- हो, लेकिन डॉक्टर जुबिया को हम यहाँ से खुश करके भेज रहे हैं। आपकी थेरेपी हमने कर दी है, ठीक है? इतनी happiness- लाफ्टर दिया ना हमने हाँ, उनको happiness जिंदगी therapy में। आपने अच्छा किया। हुमायूं, पहले आप सवाल पूछ लें क्योंकि मेरा जो सवाल है वो बिल्कुल फिर किसी और नहीं नहीं, मैंने लोग की आपसे तरफ से रिलेटेबल नहीं है। करना है, ठीक है? आप बहुत शुक्रिया। हलीमा ने कहा था कि कुछ जो नेगेटिव लोग होते हैं वो तो अपना मुहासबा नहीं करना चाहिए उनको, कि उनको लगेगा ओ गॉड, बट मैं यहाँ पे इससे काउंटर करूँगा, टोटल नेगेट करूँगा इस बात से। जो बुरे लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता वो बुरे कर रहे हैं, उन्हें लगता है वो राइट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज हाउ वन शुड बिहेव। उन्होंने ट्रॉमा इतना सहा होता है। मेरा ये असूल है कि जो इंसान बुरा है वो इंसान किसी ट्रॉमा की वजह से बुरा है। हुमायूं, लेकिन दिस डजंट मीन कि अगर आपको किसी Justified चीज नहीं का है। ट्रॉमा है तो अब आप उसका बदला हमसे मैं यही लेंगे। कह रहा हूँ। खुदा अब का आपने वास्ता नहीं, है आप भाई। मैंने मेरी बात पूरी, मैंने स्टेटमेंट हाँ। दी। मैंने ये नहीं कहा कि वो जस्टिफाइड है। मैं ये कह रहा हूँ जब भी इंसान कोई बुरा करता है उसके साथ कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम Generic आपने एक बात हाँ, की ये है मोस्ट ना? ऑफ द टाइम हाँ। ये होता है कि उसके साथ ट्रॉमा को अटैच्ड होता है, या उसके साथ इतना बुरा होता है कि उसने ये एक डिफेंसिव बिहेवियर बना लिया है। अब वो इस तरह करेगा तो उसे टेंशन मिलेगी तो वो काम करेगा। डू यू एग्री ये काम होता है? Yes, that happens. That usually happens. देखिए, the one जो उस स्टेट में से निकला है, ट्रॉमा क्या है? That is an emotional response. आपका किसी भी स्टिमुलस के ऊपर जो एक इमोशनल रिस्पॉन्स आया है, और समटाइम्स द वन हु इज ट्रॉमेटाइज्ड उसको पता ही नहीं होता कि ही इज ट्रॉमेटाइज्ड, उसको ही इज़ विक्टिम ऑफ इट, उसको नहीं नॉलेज में। उसके सिर्फ जो इमीडिएटली रिएक्शंस आ रहे हैं वो रिएक्शंस देखने के बाद वन कैन एनालाइज कि दिस बिहेवियर इज नॉट डॉक्टर नॉर्मल। जुबिया, अब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। मैं हूँ वो इंसान जिसके साथ ट्रॉमा हुआ है, मैं नेगेटिव हूँ, मैं लोगों को हर बात तनकीद करता हूँ, मैं जवाब भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। आपने मुझे मैं बताना है कि बेसिकली एक सास हूँ जिसके साथ बुरा हुआ है, और अब मैं सास बन गई और मैं कहती हूँ अब मैं अपनी बहू को भी नेस्ता अब आपने मेरा सोल्यूशन बताना है कि आप एज अ पर्सन, बहू हैं, दामाद है, जो भी है, आप क्या बिहेवियर रखेंगी? ऐसे इंसान को क्या अटेंशन देनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए? टॉक थेरेपी ट्रॉमा के अंदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली भी हम थेरेपीज़ की जब बात करते हैं तो उसमें थेरेपीज़ में मोस्टली ऑब्वियसली हमारा इंटरेक्शन वर्बली ही होता है या काउंसलिंग होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रॉमा, क्योंकि ट्रॉमा विल लेड टू, जो एक सीरियस बात है, लेकिन ये एक PTSD डिसऑर्डर है जिसकी तरफ लेड करती है। डॉक्टर साहब, मॉडल कर सकते हैं? आप मुझे समझाएं। मैं हूं, अब आप मुझसे बात कर रही हैं, अब आप हमें एग्जांपल बताएं मुझसे कैसे बात करें। मैं सास हूं, आप शुरू करें, मुझसे पूछें। नहीं, अभी देखिए, मैं आपसे जनरली बात कर सकती हूँ ना कि आप कैसे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आज या याद आई है तुम्हें पूछने आपका की? ये रवैया इस तरह क्यों है? अभी खुदा का वास्ता है वो पेट्रोल छिड़क के आग लगा देगी अगर सास मेरा से पूछा behavior- आपका ये रवैया क्यों है, वो कहेगी हारून इधर आओ, जरा देखिए सुनना, स्त्रियाँ। सुन तो लो। हारून जरा सुनना, तुम्हारी ये क्या कह रही है बेगम? कह रही है आपका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? चलें आप शुरू करें। अगेन देखिए, दैट वो ये जो एक सिनेरियो है ना, इसमें ऐसे तो नहीं है कि वो बैठे हुए होंगे या वो बैठे हुए होंगे। ऑब्वियसली अगर आप काउंसलिंग के लिए आते हैं या थेरेपी के लिए आते हैं तो दैट शुड बी इन अ सिंगल रूम, तो वहाँ पे हम ओपनली चीज डिस्कस कर सकते हैं, हम आपके पास्ट की तरफ जाएंगे, हम आपकी नहीं नहीं, हिस्ट्री को उसने जो लेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसे- दी है ना वो एक घर की सिचुएशन है जिसमें बहू हैं आप और वो है सास साहिबा, आप यहाँ पे थेरेपिस्ट हम और मुश्किल वो लोग हैं, हम बड़े मुश्किल सवाल करते हैं। वो नहीं आई है वाज थिंकिंग कि शायद जैसे आई एम गोइंग टू No, गिव यू no, अ no, no. थेरेपी। नो 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 नो, आप- सास को कौन थेरेपी पे लेके आ सकता
लगता है वो जैसे भी टोका लेके आती है उड़ा दे। नहीं ये अच्छी सास से आती होंगी। हाँ अच्छी सास नहीं, सास को उनकी बेटी ला सकती है, हाँ तो बहू नहीं तो ला सकती सकती ना। बहू नहीं ला हाँ। सकती, लेकिन उनकी बेटी ला सकती है। एंड शी एडमिटेड इट कि यस अम्मा अम्मा के का साथ। रवैया बहू के साथ और बेटों के साथ नहीं तो ठीक। मुझे बताएं, अब जब कोई बात भी करने लगते हैं, आई एम सो सॉरी, मैं एक बड़ी हार्ड बात करने लगा हूँ। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि वो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मेरे साथ ये हुआ है, वो हर चीज़ में डरते हैं, तो अपने बच्चों को भी वो नहीं करते। आई हैव सो मेनी रिश्तेदार लाइक दिस जो अपने Yes. बच्चों को बड़ा ट्रॉमेटाइज रखते हैं। अगर उनसे बात करो कहते हैं हाँ तुम हमें समझा लो, ऐसे मैंने तो ही है, दुनिया देखी हुई ऐसे ही है। है, ऐसे ही है। क्या एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं तो होता। क्या डिस्टेंस रख लेना ठीक है? देखिए उसको हम ट्रॉमेटाइज नहीं कहेंगे, उसको हम ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर कहेंगे। तो वो ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर इसलिए होता है कि शायद मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ तो ये ना गुजरे, मैंने जो सख्तियाँ देखी हैं ये ना देखे। और वो ओवर प्रोटेक्टिंग बिहेवियर, फिर दो बिहेवियर्स नॉर्मली हम फैमिलीज के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, एनेबलिंग और प्रोवोकिंग बिहेवियर्स होते हैं। वो जाने अनजाने में या तो उनको उनकी हर चीज़ को शय दे रहे होते हैं या वो हर चीज़ को प्रोवोक कर रहे होते हैं, और वो अल्टीमेटली रिएक्शन बच्चे के अंदर इतना एडवर्स आता है कि बच्चे का या तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है या फिर वो ट्रॉमा या वो भी वही स्ट्रेस वट जो भी उसकी सिचुएशन है वो उसको लेड कर देती है टुवर्ड्स एनी अदर नेगेटिव थिंग। तो वो नेगेटिव थिंग कुछ भी हो सकती है। अच्छा बहुत सारे चीज़ों में हम लोग ये देखते हैं, कॉमन बिहेवियर ये है कि जी मर्द से ज़्यादा औरत ही औरत की दुश्मन है। ये हमारे घरों में भी हो रहा है, ये एज अ तो सोसाइटी भी generic, हो रहा है, बिल्कुल ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, पूरी दुनिया में। Very right. मर्द जो है वो कभी भी आपको उस तरह से टॉन्ट नहीं करेगा, मर्द जो है वो आपको कभी भी उस तरह से हार्ड टाइम नहीं देगा, मर्द आपकी कभी भी उस तरह से आपकी खामियों को ज्यादातर। पिन पॉइंट नहीं करेगा, ज़्यादातर जिस तरह से ख़वातीन करती हैं। और फिर कहती हैं जब अपने किस्से सुनाने बैठती हैं तो इतना मजलूमियत का वो रोना रोती हैं कि जी हम तो 20-20 लोगों की रोटियां बनाते थे, हम तो ये करते थे, जब मैं आई तो अगली सुबह मैं उठी तो उन्होंने मुझे कहा 20 लोगों का नाश्ता तुम बनाओगी। हालांकि ये सब झूठ होगा, ऐसा कुछ नहीं करती होंगी। चलो अगर हुआ भी है तो उसका क्या मतलब है कि अब आप उस चीज़ को रेप्लिकेट करें। और फिर ये जो इवन ये कि आपके साथ जो भी मामलात हुए, फिर आपको टफ टाइम दिया गया अपने घर जाने के लिए, ये भी तो होता था ना हमारे उनमें, लेकिन अब आप सेम वही कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि देखा मेरी सास जैसी तुम्हें मिलती ना तो तुम्हें लग पता जाता तुम्हारे साथ हुआ क्या। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये औरतें जो हैं ये भी क्या ट्रॉमेटाइज हैं, और क्या कभी ये चेंज जो है कि वो एक ट्रॉमेटाइज हुई फिर वो अब अगली को कर रही है, फिर वो अब उससे अगली इसे को कुछ करेगी, कहते हैं, वो कुछ वो टूटेगी there is a कभी या नहीं psychological term टूटेगी। for this एक छोटा कि सा आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस करते हैं। आएंगे, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ। वाह। इससे पहले Welcome हलीमा back सवाल to पूछे, the मैं आपको show. जुमला बताता हूँ जो अक्सर कहते हैं। अगर आप किसी ने, कोई दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने आपकी जिंदगी खराब की, उससे कहते हो यार तुमने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। मैंने मुझे कह रहे हो, और आप कहते हो सुभान अल्लाह, इनको तो पूरे थ्रू आउट पता ही ना चला इन्होंने मेरी जिंदगी के साथ क्या किया है। बट मूविंग ऑन मैडम। अच्छा मैंने पूछा था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और ये जो चेन है ट्रॉमेटाइज होने की और फिर अगले को वो करने की कि मैं इससे बदला लूंगी, ये क्या कभी टूटेगी या हम हमेशा इसी साइकिल में फंसे रहेंगे? देखिए टूटना ज़रूरी है। अगर हम बेटरमेंट की बात करते हैं, हम अवेयरनेस की बात करते हैं, हम एजुकेटेड सोसाइटी की बात करते हैं, तो जब तक ये टूटेगी नहीं तो हाउ कम हम इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करेंगे। तो देखिए अभी जैसे आप अभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही थी कि वुमेंस के अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और हम नॉर्मली अपनी उसमें कहते हैं कि वुमेन्स दे आर वेरी इमोशनल बीइंग्स, मेंस आर वेरी लॉजिकल। वो डिटेल्स में, डेप्थ्स में नहीं जाना आपने कितनी पसंद अच्छी करते। बात की है। कभी कभी मैं कहती हूँ अब आपने मुझे लॉजिक दी तो बस फिर बहुत लड़ाई हो जाएगी, खबरदार जो अब आपने मुझे इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी, क्योंकि वो हर बात पे ऐसा आपको चुप कराते हैं कि आप कहते हो कि ये सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत इमोशनल। लेकिन मैं औरत हूँ, मैं तो ना मानूं। मैं औरत हूँ, मानने वाली हड्डी तो मेरे अंदर है नहीं। ये करती हूँ मैं एग्जैक्टली ये चीज़ होती है। तो इमोशंस हमारे अंदर टेंडेंसी ज़्यादा है, हमारे अंदर इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। आपने ये भी बहुत देखा होगा कि दो औरतें आपस में लड़ रही हैं, वो किथार्स आउट कर लेती हैं और घंटे बाद यू विल सी कि वो बैठ के चाय पी रही ठीक हो जाती हैं, वो एक ही जगह पे बैठ के चाय पी रही होंगी एंड दे वर डिस्कसिंग, और वो जो भी उनकी एक टॉक है वो जनरल टॉक। अच्छा मैं अब आपसे, अब मैं टॉपिक को बहुत डिफरेंट जगह पे लेकर जा रहा हूँ। इट इज़ वेरी हार्ड बट आई वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। आपके बच्चों का कभी कभी ट्रॉमा जो आपको नज़र नहीं आता, आप उनसे कैसे बात करें? खुदा ना खास्ता स्कूल में कुछ हुआ हो,
कुछ ऐसी बात हो, वो पेरेंट्स के साथ एक डिस्टेंस ऐसे रखा होता है कि वो नहीं बताते। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस हरासमेंट के होते हैं जो कि बड़ी बड़ी बच्चियां अपने घर वालों को नहीं बताती, उन्हें पता है घर वालों ने इल्ज़ाम उसी पर डालना है कि तुम्हें कहा था ना बाहर जॉब ना करो, या इल्ज़ाम नहीं डालेंगे वो उस पर किसी ने, तो वो नहीं बताती। इसको कंफर्ट जोन में कैसे लेना है हमने? देखिए अगेन वही कि यहाँ पे पेरेंटिंग विल टॉक अबाउट के पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑब्वियसली बच्चे प्लान कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को यही नहीं पता कि बच्चों को लेके कैसे चलना है, उनकी ग्रूमिंग कैसे करनी है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए कि यू वर मोर लाइक फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हूँ कि बहुत सी जगहों पे हम सुनते हैं कि आप बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रखें। फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, बट आपके जो एज अ पेरेंट्स और चाइल्ड का जो एक चीज़ है दैट शुड बी देयर। लेकिन इतना आप नॉर्मलाइज करें बच्चे को कि ही इज़ गोइंग टू और शी इज़ गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू। जब तक आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे बच्चा नहीं बताएगा। और देखें पेरेंट्स हैं, आई एम मदर, आप भी मदर हैं, तो हमारा बच्चा अगर एक दिन डिस्टर्ब आएगा ना कहीं से तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मिल ही नहीं रहे पूरा दिन बच्चे से, हम रात में मिल रहे हैं और सुबह फिर वी आर गोइंग, ही इज़ गोइंग, तो वो तो उसके अंदर इनबिल्ट होता जा रहा है। अगर इफ़ ही एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग, तो हमारा ये भी तो बहुत मसला है कि हमारे पास ही टाइम नहीं है। अच्छा, ना अपने बच्चों के लिए। इसमें ये भी चीज़ है ना ज़ुबिया कि कोई पेरेंटिंग की कोई किताब तो है नहीं कि आप वो पढ़ लो और अब आपने उसमें मास्टर्स कर लिया है और अब और पर्सन टू पर्सन, बच्चा टू बच्चा भी डिफरेंट होता है। आप पहले बच्चे के साथ जैसे पेरेंट होते हो वैसे आप थर्ड बॉर्न के साथ नहीं होते, आप भी सीख रहे होते हो वक्त के साथ साथ। इसमें एक और चीज़ जो मुझे बहुत होता है कि जानने की ज़रूरत है वो ये कि कभी कभी कुछ ट्रॉमाज उनकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको आप दूर नहीं कर सकते। फॉर सपोज अब जिस तरह मेरी तो दादो खैर हयात नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जी दादो जो है वो एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर रही है उनके साथ। और एक मेरा कज़न था, उसकी दादो ने उसको कुछ ऐसा एब्यूजिव कहा तो उसने आगे से कहा जो कहता है वही होता है, तो फिर उसको आगे से बड़ी मार भी, हालांकि उसने कुछ बुरी बात नहीं कही थी, भाई जो आपने उसको कहा है वही उससे आपको लौटा दिया कि जो कहता है वही होता है। मूसा उसकी दादा जो थी वो मेरी नानो थी और बड़े अच्छा उसने जवाब दिया था, लेकिन बाद में बेचारे को बड़ी मार पड़ी उस चीज पे कि जी जो कहते हैं वही होता है। अब दिस इज सेम लाइक यू। I can understand, लेकिन अब उसकी बेचारे की कोई मतलब आउटवर्ड तो था नहीं ना कि अब आप उससे दादों से तो जान छुड़ा नहीं सकते, वो उन्हीं के साथ रहता है और सब चीज़ें। उन ट्रॉमा से जो पेरेंट्स के अलावा लोग घर में जो रह रहे हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं वो लोग जो बच्चे को ट्रॉमा दे रहे हैं, उनसे बच्चे को कैसे निजात दिलाई जा सकती है? देखिए अभी आपने दादों का बताया कि अब जो हमारे पेरेंट्स हैं या उनसे बड़े हमारे मामा ना देख लेंगे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते। कहीं पे देयर इज सर्टन पॉइंट्स के एज पे आ जाते हैं कि हम कहते हैं पर्सनैलिटी फिक्सेशंस हो गई हैं, तो पर्सनैलिटी फिक्सेशंस हो गई, हम उनको तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चा है हम उसको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ही इज़ ग्रोइंग, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उसका एक्सपोजर डिफरेंट हो रहा है, उसको हम अवेयर कर सकते हैं। अभी जैसे आप कह रही थी ना कि हम बात नहीं कर सकते, तो जहाँ पे बच्चे बात नहीं कर सकते अगर और पेरेंट्स अगर ट्राई भी कर रहे हैं, बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस देयर, हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होगा, हर बच्चे की पर्सनैलिटी दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होगी। अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों डिफरेंट होंगे और पेरेंट्स को तीनों को डिफरेंटली हैंडल करना है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि बच्चा 6 मंथ पे कैडल में पड़ा हुआ है, कैडल में, तो आप वहीं पे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दूसरे वाले से बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, ये भी अभी हम थोड़ी सी इमोशंस की भी बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा इमोशनल छोटे बेबीज़ होते हैं, वो एक्सप्रेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आप वहीं पे आइडेंटिफाई कर लेते हो। और बीइंग एज अ मदर अगर आपका अटैचमेंट लेवल उसके साथ अप्रोप्रिएट है और अच्छा है तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट। जहाँ पे आप नहीं कर पाते वहाँ पे आप प्रोफेशनल हेल्प ले लेते हैं। किताबें नहीं हैं, कोर्सेज वेल डिफाइंड उस तरह हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रोफेशनल हेल्प कहीं ना कहीं सीख करते हैं तो आप कुछ ना कुछ अवेयर हो जाते हैं। तो आप जब थोड़ा बहुत भी अवेयरनेस ले लेते हैं फिर आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप अलर्ट होकर कुछ भी कर रहे हैं तो यू आर बेटर एबल टू डू इट। बट आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर ज़ुबिया, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आपसे मेरे 2 सवाल है, एक बड़ा मुख्तसर सा, एक थोड़ा सा मुख्तसर है, इतना कोई लंबे सवाल नहीं पूछता मैं। आपने जाना कहीं नहीं है, देखते रहना एक और सब, जैसे अनीक हैदर मुझे देख रहा है टीवी पे, मुसलसल नजर लग जाएगी मुझे, लगने दे फिर क्या हो सकता है। ख्याल रखिए अपना, वापस है।
सुबह खैर, एक बार फिर आपको एक और सुबह में हुमायूं हलीमा के साथ आप देख रहे हैं एंड कमिंग टू यू। मुख्तसर सवाल, क्या मेरा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है? क्या माँ बाप बच्चे के दोस्त हो सकते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है वो कहते हैं बहुत फ्रेंडली है बेटा, नाम से बुलाता है, और मैं उनकी शक्ल देखता हूँ और वो लिटरली वन ऑफ कहते हैं हाँ ये तो ना मामा पापा कहता ही नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि माँ को नाम से बुला रहा है, माँ को। एंड देन दीज वो जो बच्चे खराब हो जाते हैं कहते हैं कुछ नहीं छोड़ा, सब दिया इसको, लेकिन इसने हमारा कुछ नहीं छोड़ा। जो आपने दिया है वो मैंने बचपन में देखा था। क्या पेरेंट्स कैन बी फ्रेंड्स? मुझे तो लगता, मेरा ये कहना है, मेरे पास है फ्रेंड्स, आई कांट बी फ्रेंड्स विद माय पेरेंट्स यार। एग्जैक्टली यार, मेरा मैं भी यही कहती क्वेश्चन है कि कैन पेरेंट्स आई लाइक यू, आई लाइक दोस्तों की तरह हम माशाल्लाह। क्लिप अम्मा, ये काटो, लात ये मारिए, क्लिप काटो। लात भी मार देता है। What? तो मैं अगेन मैं भी यही कहूंगी, कैन पेरेंट्स बी अ फ्रेंड? वो डेफिनेटली दे आर नॉट। है फ्रेंड्स ना, अल्लाह ने बनाए हैं दोस्त। एग्जैक्टली मेरा अपना बीइंग एज एन एक्सपर्ट, मेरा अपना यही ओपिनियन है। कुछ लोग मेरे साथ कॉन्ट्राडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस इज़ सो कि पेरेंट्स कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। हाँ, वो अपना रिलेशनशिप ऐसा बना सकते हैं कि जहाँ पे इतना कंफर्टेबल आपका रिलेशनशिप हो कि आप अपनी हर चीज़ शेयर कर सकते हो। Exactly. ठीक है, बाकी पेरेंट्स कभी भी आपकी एज में जाके उस तरह का बिहेव करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बन नहीं सकते। आपके फ्रेंड्स आपके एज अप्रोप्रिएट ही होते हैं, और वो आप अपने सर्कल में जब मूव ऑन करते हैं आपको वहां से मिलते अब मैंने हैं। कुछ दोस्त देखे हैं, वो बैठे होते हैं अपने वालिद के साथ। मेरा एक आध दोस्त है मेरे, वो कहता है कैसा है रे, ये मेरा डैडी बड़ा चिल है। मैंने कहा मैंने अगर अपने अब्बू कह दिया उसी जमीन के अंदर मुझे लगाड़ेंगे कि ये क्या फ्रैंकनेस है तुम्हारी। यार मेरे मुझे लगता है I मेरे जो can't. बाबा है ना बहुत ज्यादा But चिल है, he's so chill, लेकिन but इसका ये disrespectful मतलब नहीं है कि मैं कहूँ बाबा हेलो कैसे हैं आप, Exactly. कैसे है व्हाट इज दिस, आई कैन और से अच्छा, दिस दूसरा सवाल जो मेरा बड़ा मजेदार सा एक सवाल आपके लिए था कि दिस तो चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मेरी मदर, और ये एक बड़ा अपने आप में बड़ा ज़रूरी सवाल है, आप सब औरतें देख रही होंगी, कहेंगी सब हमारे दिल को सवाल पूछ रहा है, वो ये है कि आपकी दादी नानी और आपकी अम्मी अब्बू दोनों डिफरेंट पेज पर होते हैं। आपकी नानी दादी ने आपको बचा लिया, माँ ने मारा, उन्होंने बचा लिया, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा सीन था, मेरी नानों ने जो कह दिया मेरी अम्मा कुछ और कहती थी, लेकिन अम्मा कहती थी नानों ने कहा है, कहती वो ठीक कह रही होंगी, फिर शायद आई हैव टू चेंज। तो मैं ना कहता था वाह यार मेरी तो माँ बड़ी फिट है। तो कितना ज़रूरी है घर में अगर बड़े रह रहे हैं उनके साथ अलाइन करना। मेरे घर में सुपीरियॉरिटी हमेशा मेरी नानी और मेरी दादी की थी, हमेशा। नाउ डेज तो हम बहुत कम देखते हैं कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम हो। हम नाउ डेज तो हम यही देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ही हैं, बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स भी दे आर बिजी इन देयर लाइफ्स। बहुत मुश्किल से अगर वो क्वालिटी टाइम बच्चों के लिए निकालते हैं, जिसके पर हम बहुत जोर देते हैं कि क्वालिटी टाइम निकालें। लेकिन जानिए अब आप बहुत बड़े हो गए ना, तो अब तो जाहिर बात दादा दादी तो नहीं होंगे साथ, Exactly. लेकिन अब जो हो रहे हैं ना नन्हे मुन्ने से, उनमें साथ पड़ी हुई है। वी आर टॉकिंग अबाउट देम, उन्हीं की ही बात हो रही है, क्योंकि आई एम मदर, मैं तो बच्ची नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि हमने भी देखा है ना कि सास ने हमेशा साथ रही, हमने कहा अब हम भी साथ रहेंगे, हमने भी नहीं छोड़ना है इनको। मूविंग ऑन, आप बताइए क्या कर रहे हैं? चिपक जाने साथ। ऐसे ही क्या है, कर ऐसे रहे ही है। अब यहाँ पे ये कि ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स का ओपिनियन अपना है, पेरेंट्स का ओपिनियन अपना है। वहाँ पे बच्चा बहुत स्मार्टली प्ले करता है। उसको पता है कि अगर मुझे फेवर उधर से मिल रही है और जिस चीज़ की फेवर मुझे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलेगी वो अप्रोच वहाँ करेगा, जिस चीज़ की फेवर उसको पेरेंट्स की तरफ से मिलेगी वो अप्रोच वहाँ करेगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स शुड बी स्मार्ट अगेन कि ग्रैंड पेरेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, बच्चा चेंज उसके अंदर टेंडेंसी ज़्यादा है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, और पेरेंट्स को भी पता है कि बच्चा ये चीज़ कर रहा है, तो अप्रोच चेंज होनी चाहिए बच्चे की हैंडलिंग के लिए। ब्रेन वॉशिंग नहीं होगी बच्चे के साथ? ब्रेन वॉशिंग नहीं होगी, उसकी ग्रूमिंग होगी। मुझे लगता है स्मार्टली उसको दुनिया के साथ Exactly. डील करना आप सिखा रहे हैं, कैसे? क्योंकि इसी तरह ये तो से ढके छुपे अल्फाजों में आप बता रहे हैं। आप बच्चों को कह रहे हैं कि दादी जो कह रही हैं वो ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि आप डायरेक्ट देखिए, आप यू आर नॉट डायरेक्ट। हमने देखें बच्चे को ये चीज़ इनडायरेक्टली वे में बतानी है। मैंने ये नहीं कहा कि दादी कह रही है वो गलत है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपने उसको मैनेज इस तरीके से करना है कि आपकी सिचुएशन भी हैंडल हो जाए और बच्चे को भी पता ना चले, क्योंकि बच्चे आर वेरी स्मार्ट। दीजिए, देखिए मेरे तेरा बच्चा वो कहेगा दादी मामा तो कह रही हैं आप गंदी हो। मैं तो जाके कह दूंगा। जिससे आपने वो कहा था कि वो और वो सेम है। हाँ, मैंने कहा आप और आप सेम हो। तो फिर क्या करेंगे? आपने बच्चे को क्या कहना है कि दादू कह ठीक रही हैं, लेकिन बेटा अभी के लिए ये चीज ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप इसी तरह देखिए हैंडलिंग है ना, अगेन बच्चा उसका ब्रेन, उसकी बॉडी तो ग्रो कर रही है, ब्रेन इज़ वेरी फ्रजाइल और इट्स लाइक अ प्लेन स्लेट। अब जो उसके अंदर वो डालते जा रहे हैं ना, ही विल जेनेटिकली तो बहुत सी चीज़ें वो इनहेरिट कर ही रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट से भी बहुत लर्न कर रहा है।
तो हमें कुछ चीज़ें अच्छा, हमारे लेकिन कंट्रोल हुमायूं ने में जो होती बात हैं। कही है ना, हुमायूं ने तो जो अपनी नानों की बात कही है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कोई और खातून बहुत थी, rare है, बहुत और rare है। मेरे ख्याल से दुनिया में 1 लाख में से एक औरत ऐसी होगी जो इस किस्म की होगी जिससे Exactly. हुमायूं। मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैंने बातें सुनी है वो इसी तरह की लगती है उनके बारे में। ज़रूरी नहीं है हर केस ऐसा हो, सही है। कभी कभार ग्रैंड पेरेंट्स आपको सिर्फ बच्चे को खराब नहीं, मतलब स्पॉइल टू करने मच के लिए लाड, होते हैं, बिकॉज too उनके much लिए लाड। अपने बच्चों से ज्यादा वो कहते अजीज हैं होता है। कि जी हमने जो अपनी पेरेंटिंग करनी थी वो कर ली, अब हमने इसको सिर्फ बिगाड़ना है। और मैं इसको कभी कभी सही भी समझती हूँ, क्योंकि दादा नानी या नाना दादा जब डांटते हैं ना तो वो बच्चे के दिमाग में रह जाता है। माँ बाप जब डांटते हैं वो उसको भूल जाता है कि मुझे मेरे हलीमा parents ने प्लीज डांटा था। करेक्ट योरसेल्फ, वो उसके साथ बिल्कुल ये नहीं कहते। मैं बताऊं, आपसे ज्यादा ग्रैंड पेरेंट्स को अपने बच्चों के बच्चे अच्छे लगते हैं। प्यार होता They है उनको। forget everything, उनको रूल्स लगता थे, है कि ये कुछ बिल्कुल मना सब किया था कुछ हलीमा अच्छे है। को, कुछ किया, वो कहते नहीं हमने तुम्हें तो तुम्हें इतना कुछ कहा ही नहीं, नहीं ये था। मेरी मामा करती है। Break अच्छा, में हम लोग वापस एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाएगा जैसे हमारे साथ। मेरी मेरी जो वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो लोग जो है बहुत ज़्यादा स्पॉइल करते हैं बच्चों को, और वो कहते हैं जी हमने अपनी पेरेंटिंग कर ली, अब हमने इसको सिर्फ स्पॉइल करना है और तुम इसकी पेरेंटिंग करो, मतलब जो रोकना टोकना है वो तुमने करना है। उसमें कभी कभी बच्चे जो है वो बिगड़ भी जाते हैं। वो जाके कहते हैं कि दादो गला तो मेरा बहुत ख़राब है, परसों मेरा पेपर भी है, लेकिन मुझे ये खाने को आप दे देना, दिलवा दे मामा से। अब वो अगर दादी और माँ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, तब भी बच्चे को होगा कि जी दादी तो मेरे से प्यार कर रही है और माँ जो है वो मेरी डायन, मेरी दुश्मन बन के बैठी हुई है, मुझे कुछ भी खाने पीने हालांकि दे। दिखती हुई माँ डाइन की तरह। मैं तो हूँ ऐसी, मैं तो नहीं खाने दूंगी जो मर्जी हो जाए। तो इसमें जो है वो पेरेंट्स को कैसे, आपने कहा पेरेंट्स को स्मार्टली प्ले करना है, इस सिचुएशन में कैसे स्मार्टली प्ले किया जा सकता है? देखिए अभी जैसे आपने कहा ना कि ग्रैंड पेरेंट किसी और पेज पे है, मदर किसी और पेज पे है, और बच्चा जो है उस सिचुएशन में आ गया है कि अब देखिए यहाँ पे आप बच्चे के सामने कभी बात नहीं करेंगे। अगर आप बच्चे के सामने बात करेंगे तो अगेन बच्चा इज़ वेरी स्मार्ट, ही न्यू इट कि दादी की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल रही है, वो उधर ही अप्रोच करेगा। ही न्यू इट कि अम्मा जो है वो डांट रही है, वो अम्मा की तरफ कभी भी नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट टाइम उधर ही जाएगा। आपने ये चीज़ करनी है कि देखें आप ग्रैंड पेरेंट्स को समहाउ आप बैठ के उसकी बेटरमेंट आप टॉक तो कर सकते हैं ना। मेरा एक मानना है कि आप हर प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको बैठना ज़रूरी है, बैठ के बात करना ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे की बेटरमेंट के लिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सकता। कर सकती, तो वहाँ पे आप बैठ के डिस्कस कर लें कि ये इसकी बेटरमेंट के लिए, तो यहाँ पे मुझे आपका साथ चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ग्रैंड पेरेंट्स लाड उठाते हैं ऑब्वियसली, और वो यही बात करते हैं कि अपने टाइम पे बहुत सख्तियाँ कर ली, अब बच्चों के बच्चे वैसे ही बहुत अच्छा लगते हैं, तो अब सारा लाड प्यार उनके लिए होता वो है। इतना तो उनको वो ओवरशैडो भी- हो जाते हैं ना, वो हाँ। प्यार पे, वो कहते हैं लेट्स नॉट डू दिस, छोटे से तो बच्चे हैं। हाँ। एग्जैक्टली वो यही चीज़ होती है। एंड देन उन्होंने अपने टाइम में शायद टफ टाइम बच्चों को बहुत दिया हुआ होता है, एंड नाउ अब दे आर मुक टू गई हो, जिन्हें कहते हैं we have done everything। एग्जैक्टली वो कहते हैं हमारी एनर्जी लेवल्स नहीं है, तो अपना सारा लाड जो है उनके बच्चों अब पे आ डॉक्टर जाता जुबिया, है। अब मैं अगर टच बेस करूं थोड़ा सा, आप क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, डिप्रेशन को अब वेरी कॉमन थिंग ऑफ कोर्स टच बेस कर लेनी है, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम अक्सर बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास, हम उनकी बात करेंगे जो कि ट्रॉमास निकलते नहीं है, जो आप बेस्ट फ्रेंड को भी बता दें लेकिन वो निकलता नहीं है। जैसे आपकी शौहर ने आपके साथ कुछ किया हो, आपके पुराने किसी रिलेशनशिप ने आपके किया हो, वो दिमाग में रह जाता ऐसा ही है, है। वो निकल नहीं पाता ऐसा ही है। है। इसको निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? खाली एक दोस्त को बताना ठीक है या कहीं लिख देना ठीक है? इसको हल्का करना कैसे चाहिए? देखिए अगेन कि व्हेन इट कम्स टू ट्रॉमा, तो ट्रॉमा को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। समटाइम मैंने भी जैसे पहले बोला था ना कि हमें पता ही नहीं होता कि हम ट्रॉमेटाइज्ड हुए हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे सामने अगर इंसिडेंस हो रहा है तो वो हमें वो पास्ट पे उस जगह पे लेके जा रहा है, और हमारे वहीं पे वही इमोशंस, हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस अराइज हो रहे हैं। फिर हमें लेवल भी चेक करना होता है कि आइदर वो एक्यूट ट्रॉमा है, क्रॉनिक है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है, किस तरह के सिविरिटी लेवल उसका क्या है। अगर तो वो एक्यूट है, वो आप किसी फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे। आप अगर यू आर केपेबल ऑफ, आपकी कोपिंग स्किल्स अलामिया ने इतनी बनाई होती हैं कि यू आर केपेबल ऑफ कि आप उसको मैनेज क्या कर इसको लेते इस हैं। तरह अंडरस्टैंड किया जा सकता है, कंट्रोलेबल अगर डिप्रेशन नहीं है तो दैट इज क्रॉनिक और आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए डिप्रेशन इज़ डिफरेंट, ट्रॉमा इज़ डिफरेंट।
तो हम उनको रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ट्रॉमा आपको पीडीएसटी की तरफ लेके जा सकता है, ट्रॉमा डिप्रेशन की तरफ लेके नहीं जा सकता। तो आइडेंटिफाई कर लेवल ऑफ सिविरिटी हम ज़रूर देखेंगे, अगर लेवल ऑफ सिविरिटी ज़्यादा है तो फिर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होगी। वो फिर अच्छा, लेकिन समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती कि हमारा ट्रॉमा इस लेवल का है कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर उनको उनकी गाइडेंस किस तरह से करनी चाहिए? देखें, अगेन अगर वो क्रॉनिक लेवल के ऊपर है तो फंक्शनलिटी तो मेंटेन नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन है। अगर एक्यूट लेवल पे है तो आप फंक्शनलिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो वो अगर ज़ाहिरी तौर पे ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, उसके जो सराउंडिंग में है, जो उसके इमीडिएट फैमिली है या उसके सपोर्ट सिस्टम में जो लोग हैं, दे आर बेटर एबल टू आइडेंटिफाई इट कि फंक्शनलिटी मेंटेन नहीं है। वो अपने रोज़मर्रा के काम तो कर रहा है लेकिन उसमें प्रोडक्शन नहीं आ रही, वो अपनी टाइम रूटीन मैनेज करने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन उसे हो नहीं पा रहा, वो रात को सोने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन उसको नाइटमेयर्स बहुत आ रहे हैं, वो चीखे मार के उठ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ नॉर्मेलिटी से डेविएट कर रही है। तो वहाँ पे उसके जो सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो खुद नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपके अच्छा, immediate मेरा एक लास्ट सवाल है, उसके बाद आप कर इसके बाद लीजिएगा। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे लगता है कि कभी कभी पेरेंट्स भी ना बच्चों की जब अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं तो वो इनको इतना ओवर पैम्पर्ड करके रखते हैं कि वो बच्चा जिस्मानी तौर पे तो बड़ा हो जाता है लेकिन दिमागी तौर पे बड़ा नहीं होता, वो छोटा ही रह जाता ऐसे ही है है। और वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे इंडिपेंडेंट होना है या मुझे अब अपनी चीज़ें जो है वो खुद करनी है। वो हमेशा जो है वो अपने माँ बाप के आगोश को देखने ऐसे की ही कोशिश है। करता है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों में लाइफ में पीछे रह ऐसे जाता ही है। है। आप बच्चे जो हैं उनको किस तरह से आपने प्रोटेक्ट भी करना है, उनसे प्यार भी करना है, उनसे लाड भी करना है, लेकिन उनको थोड़ा सिखाना है कि आपने दुनिया में किस तरह सर्वाइव करना है। जैसे हम परिंदों को देखते हैं कि वो एक टाइम तक उनको फीड करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अब उड़ो और इस घोंसले से निकल जाओ ऐसे यहाँ ही है, से। बिल्कुल। तो हम क्यों नहीं ये सिखा पाते और किस तरह सिखा सकते हैं? देखिए, एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम बच्चों पे नहीं डालेंगे तो वो पैम्पर्ड चाइल्ड अपब्रिंगिंग होगी। यहाँ पे हमें तो सबसे पहले ये लर्न करना है ना कि एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालें। हम अपने इमोशंस में इतना बह जाते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो हमने सख्तियाँ देखी हमारे बच्चे ने नहीं देखी। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड पेरेंट्स का आना चाहिए। अगेन पेरेंटिंग, यहाँ पे पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बच्चे के ऊपर उसकी एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालेंगे तो हाउ कम यू एक्सपेक्ट कि वो आगे जाके एक जिम्मेदार शहरी बन सकता है, जिसको हम कहेंगे। नॉर्मली एक 3 साल, आजकल जैसे एक ट्रेंड सिस्टम हमारा है कि 3.5 ईयर 3 ईयर का बच्चा जो है वो जा रहा है, स्कूल गोइंग में जा रहा है। तो अगर वहाँ पर अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव होकर उसको नहीं भेजेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स, वो जो एक दौड़ है उससे पीछे चला जाएगा। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर आप उसको ट्रेसिंग पे लगा रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर आप उसको पेंसिल ही नहीं पकड़ना सिखाएंगे, उसको ट्रेसिंग ही कराते रहेंगे तो हाउ कम ही एबल टू राइट अंटिल एंड अनलेस कि वो पेंसिल को ग्रास्प नहीं करना सीखेगा। ठीक है, तो सेम हैपेंस विद दिस कि अगर हम एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके ऊपर नहीं डालेंगे, अब 5 साल का बच्चा है, वो अपने छोटे छोटे सारे काम खुद कर सकता है, वो आके अपने यूनिफॉर्म चेंज कर सकता है, वो आके हैंगिंग्स कर सकता है, वो अम्मा को किचन में हेल्प करवा सकता है। अगर हम उसको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नहीं भी बेटा तुम सोफा पे बैठो, मैं नाश्ता ला रही हूँ, मैंने वाले मुंह के अंदर डालूंगी, तो फिर वो कैसे अल्लाह चलेगा? ऐसे वालिदैन मुझे मिल जाते लेकिन अल्लाह मेरे वालिदैन को सलामत रखे, बड़े अच्छे मिले। जोक सपाट, आखिरी सवाल आपसे मेरा, मुझे ये बताइए कि जो बच्चे जिनका रवैया तब्दील होता जाता है वक्त के साथ, उनको कैसे आपने डिटेक्ट करना है कि ये रवैया क्यों बदल रहा है? क्या बात करने से, उनके दोस्त देखने से, कि किस दोस्तों में बैठ रहे? अचानक लड़कों में ये होता है कि उनका रवैया तब्दील होना शुरू हो जाता है, खामोश होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा बाहर रहना शुरू हो जाते हैं, अकेले रहना शुरू हो जाते हैं। ये रवैया क्या इससे खुद ही डिटेक्ट कर लें कि ये मसला हो सकता है बच्चा है, या आपको एनालाइज करना है, एक माँ को, एक बाप को, किसको एनालाइज कैसे करना है? देखिए, आप खुद तो कभी भी प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते और डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज इट। नॉर्मली दिस हैपन्स इन टीन्स। जैसे बच्चा टीन एज के अंदर आता है, इमोशनल चेंजेस उसके अंदर आ रही होती हैं, उसके अंदर आ रहा होता है कि यस मुझे अब बाहर की तरफ ज़्यादा जाना है, तो आप बहुत ज़्यादा बिहेवियरल चेंजेस उसके अंदर नोटिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगेन फ्रेंड सर्कल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि उस एज में बच्चा अपने फ्रेंड्स की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की तरफ जाएगा और वो यही कहेगा कि मैंने जो है ना दोस्तों की तरफ रहना है, मैंने घर में कम से कम रहना है। तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आप देखेंगे, अब नॉर्मली उस एज का बच्चा स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग अगर है, तो आप जाके वहाँ पे देखेंगे कि उसके टीचर्स जो कंप्लेन करें वो फीडबैक आपको क्या दे रहे हैं। हम तो नॉर्मली कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा हो गया, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम जब ना पूछेंगे ना जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि घर से निकल के बच्चा कर क्या ठीक रहा है है? डॉक्टर सुबिया, जाने से पहले मुझे याद आगे ये सवाल रह ना जाए, अडल्टहुड के बारे में पूछूंगा। जैसे ही आप 27, 28 क्रॉस करते हैं,
एक डिफरेंट सोशल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको लोगों की समझ आना शुरू हो जाती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे मत देखिएगा। आप अपना सर्कल छोटा करना शुरू कर देते हैं। मैंने हर लोगों से देखा है कि, और जब उनसे बात करूँ कहते हैं yes this is what happens Exactly. At this point of time. कि आपको समझ आना शुरू हो जाता है लोग को, और आप अपना सर्कल छोटा करते हैं, आप लोगों से डिस्टेंस कर लेते हैं, आपको कुछ कह भी दे आप खामोश रहना शुरू हो जाते हैं। ये क्या हार्मोनल चेंज होता है या ये तजर्बे का चेंज होता है? We can Both? say it's both. अच्छा, अब देखिए, अब 27 पे नहीं आता, नॉर्मली दिस हैपेंस इन 23, 24, 25। यहाँ पे हम ये मेरा भी बात अभी करते शुरू हैं, है। अगर व्हेन इट कम्स टू, हम जब ब्रेन की बात करते हैं, हमारा ये फ्रंट वाला एरिया है, फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया, जो लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा करता अच्छा। है, और ये आपका ग्रो हो रहा होता है। तो जब आप इसका यूज करना शुरू करते हैं, ये ग्रो होता है, तो आप लॉजिकल थिंकिंग, मेरा बड़ा लेट हुआ बहन। फिर I have आपके to accept it. एक्सपीरियंसेस, तो ऑब्वियसली आप जहाँ जहाँ एक्सपीरियंसेस जैसे कर रहे हैं, अब जब लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, साथ एक्सपीरियंस भी है, तो आप बेटर एनालाइज कर सकते हैं, यू आर बेटर एबल टू एनालाइज। बट आपके साथ आज बात करके बड़ा बहुत अच्छा अच्छा लगा, एंड लगा। इट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट इंटरव्यूज आई हैव डन, और बड़ा जल्दी से वक्त गुजरा है। Thank you एक कौन से इंसान को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, ही हैज टू और शी हैज टू स्टेप इन, मुख्तसर सा। देखिए, मैं यही कहूँगी कि आपको अगर लग रहा है कि आपसे खुद से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, और आप कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी आपको लग रहा है कि आई एम ड्रेनिंग ऑफ, और डे बाय डे मैं आगे जाने की बजाय आई एम गेटिंग बैक, तो वहाँ पे देयर इज़ अ नीड कि यू सीक प्रोफेशनल हेल्प। तब आपके पास साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एग्जैक्टली, आप चाहिए। साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, और वो बेटर आपको असेस करके, स्क्रीन आउट करके बताएगा कि इधर आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, या थ्रू थेरेपी ही। तो पहला स्टेप इन साइकोलॉजिस्ट के पास होता है। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि स्क्रीनिंग वही आपको आगे स्पेशलिस्ट के पास रेफर करेगा ना? एग्जैक्टली, स्क्रीनिंग आपकी होगी, असेसमेंट होगी, एंड देन दे आर एबल टू एनालाइज इट कि थेरेपी से मैनेज हो सकता है। साइकोलॉजी मानती है क्या फ्रेंड कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट? साइकोलॉजी मानती है? साइकोलॉजी नहीं मानती। ओह गॉड, मैं तो सारी रात बता चुका हूँ, इट्स टू लेट, ही वाज माय साइकोलॉजिस्ट। आपका पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम में फ्रेंड इज देयर, जहाँ पे आप शेयरिंग कर सकते हैं। Too late. नहीं, लेकिन अगर वो Helping is too उसके late. साथ बातें करके आपको ठीक फील हो रहा है तो सही है। हाँ, if you are comfortable सपोर्ट सिस्टम में, तो obviously you चलो, have to choose one बच्चे person। पे आप थोड़े से। थैंक यू सो मच ज़ुबिया फॉर कमिंग, इट वाज Thank you सो so much. नाइस, लवली टॉकिंग टू यू। यहाँ पे जो आप लोगों से इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा। मुझे और हुमायूं को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।